बच्चों, कक्षा 11 की भूगोल विषय की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय नंबर 11 जिसका नाम है वायुमंडल में जल, इसके भाग 2 का आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले के भाग 1 में हमने देखा बच्चों कि आर्द्रता किस प्रकार की होती है और आर्द्रता से निर्मित विभिन्न प्रकार की बादल, तुषार, ओस, इस प्रकार की चीज़ों के बारे में भी हमने अध्ययन किया। आज हम बच्चों वर्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, वर्षण की जो क्रिया विधि है वो सन 1933 में नॉर्वे के वैज्ञानिक थे बर्जरून। उन्होंने इसके बारे में शुरुआत में बताया कि किस प्रकार से वर्षण होता है और उसी के नाम पर आधारित जो वर्षण की प्रक्रिया को बर्जरून प्रक्रिया कहते हैं। तो ये तो बात हुई बेसिक के आखिर में किसने इसके बारे में बताया। अब वर्षण की जो प्रक्रिया है, पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार आर्द्रता, यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि किस प्रकार आर्द्रता, जब वायुमंडल में आर्द्रता होती है तो आर्द्रता जब संतृप्त अवस्था में आ जाती है, जल वाष्प से संतृप्त हो जाती है और अति संतृप्त होने पर जब वो धारण करने की क्षमता से ज़्यादा उसके पास जल वाष्प हो जाती है, तब जाकर के वर्षा होती है। ठीक है बच्चों, तो वर्षा होने के लिए आर्द्रता का संतृप्त होना आवश्यक है। साथ ही साथ में बच्चों हमें ओसांक की प्राप्ति करना भी आवश्यक हो जाता है, अर्थात वह तापमान जिस पर संघनन हो उसकी प्राप्ति करना भी हमें आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो लगातार रूप से जब ये चीजें प्राप्त होती है तो उसके पश्चात यहाँ पर यह भी देखने की आवश्यकता है कि वहां पर संघनन केंद्रक है या नहीं है। यदि वहां पर बच्चों संघनन केंद्रक नहीं होगा, यदि वहां पर कण, ठोस कण नहीं होगा तो वहां वर्षा नहीं होगी, क्योंकि बच्चों वर्षा होने के लिए सतह की आवश्यकता होती है। और सतह कहाँ मिलेगा? किसी कण में मिलेगा। हवा में तो वर्षा होगी नहीं, हवा में तो सतह मिलेगा नहीं, तो सतह कहाँ मिलेगी? कणों पर मिलेगी। और कण होने पर ही जो सूक्ष्म कण हैं, जैसे कि हमने बताया था विभिन्न प्रकार के धूल के कण हो या इस प्रकार की दूसरे नमक जैसे कण हो, वहीं पर ही वर्षा होगी। और उन जो केंद्रक है उनके सहारे पर ही सतह के रूप जब प्राप्ति कर लेता है तभी वर्षा होती है। तो इस प्रकार की विभिन्न क्रियाएं होने पर ही वर्षण संभव हो पाता है। वर्षण भी अनेक प्रकार के होते हैं, उनका भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। बच्चों, इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर जलवाष्प बनने के पश्चात यहाँ पर संघनन की प्रक्रिया हुई। संघनन की प्रक्रिया होने के पश्चात जैसे कि बादल बनने के बाद यहाँ पर कोई केंद्रक, जिसे हमने संघनन केंद्रक कहा, वो प्राप्त हुआ। और संघनन केंद्रक प्राप्त होने के पश्चात वहाँ उसको सतह प्राप्त हुई। सतह प्राप्त होने के पश्चात क्या होगा? उसके चारों ओर संघनित होना स्टार्ट हो जाएगा। वो कण के चारों ओर संघनित होना स्टार्ट हो जाएगा और इस कण का जब आकार बढ़ने लगेगा, संघनित होने के पश्चात इसके चारों ओर क्या होगा? इसका आकार बढ़ने लगेगा। आकार बढ़ने के पश्चात ये नीचे की ओर गिरेगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब नीचे की ओर गिरेगा बच्चों, लेकिन नीचे से जलवाष्प की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, नीचे से जलवाष्प की प्राप्ति हो रही है, इसलिए नीचे ना जाकर के वापस ये ऊपर उत्थित हो जाता है, वापस चला जाता है और वापस फिर अपने टुकड़ों में बट जाता है और हर टुकड़ा वापस कणों को, सतह को प्राप्त करता है और इस तरीके से ये अनेक भागों में टूट जाता है। टूट करके फिर वापस पुरानी प्रोसेस चालू करता है, अर्थात कणों में फिर संघनित होता है। संघनित होने के और लगातार जब ये प्रक्रिया चलती रहती है बच्चों, तो बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे संघनित कण हो जाते हैं। और जब गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से ये गिरते हैं तो ये एकदम से वर्षा का रूप में नीचे गिरते हैं। ठीक है बच्चों, कण यहाँ पर जो केंद्रक थे वो वृद्धि करी,
संघनित होने के कारण, संघनित होने के पश्चात जब वृद्धि करी तो नीचे गिरे, नीचे गिरने पर वापस जो संवहन की प्रक्रिया थी उसके कारण से वापस ऊपर की ओर आए, ऊपर आने के बाद वो फिर टूट गए, टूटने के पश्चात एक कण माना कि 10 भागों में टूटा, 10 भागों में टूटा तो वापस 10 केंद्रक बन गए, तो 10 केंद्रक बन गए, फिर 10 नीचे आए, 10 फिर ऊपर गए, 100 केंद्रक बन गए, फिर नीचे आए, फिर वो 1000 बने। इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया चलती है, और जब श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया बनने के पश्चात भारी मात्रा में जब केंद्रक बन जाते हैं तो फिर क्या होता है, वो एकदम से नीचे आते हैं और वर्षा का रूप हमें दिखाई देता है। इस तरीके से यहां पर वर्षण की प्रक्रिया बच्चों होती है। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहा जाता है, जैसे कि हम जानते हैं। जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तब वर्षण हिमतुलों के रूप में होता है, जिसे हिमपात कहते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होने पर क्या होगा, हिमपात होगा। नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। ये रवे हिमतुलों का निर्माण करते हैं। वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिम वृष्टि तथा कर्कापात है। यद्यपि कर्कापात काफी सीमित मात्रा में होता है एवं समय एवं क्षेत्र की दृष्टि से अदा कदा ही होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि वर्षा के जो रूप है वो, उसमें एक तो वर्षा स्वयं जिसमें द्रव के रूप में हमें प्राप्त होती है, दूसरा है हिमपात, जब वर्षण हिमतुलों के रूप में प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं, हिमपात कहते हैं। तीसरा है सहिम वृष्टि। सहिम वृष्टि का मतलब होता है बच्चों कि द्रव और हिम दोनों यदि प्राप्त हो रहे हैं तो उसे सहिम वृष्टि कहेंगे। और कर्कापात का मतलब होता है ओला, जो ओले हम सामान्य भाषा में ओला कहते हैं उसे कर्कापात ही कहते हैं। तो 4 प्रकार के वर्षण यहां पर हो सकते हैं, ठीक है। जो ओले जो गिरते हैं बच्चों वो काफी कम स्थानों पर या कभी कभी यदा कदा ही गिरते हैं, हमेशा या हर क्षेत्र में नहीं गिरते हैं। सहिम वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदें हैं। दोनों बात एक ही हो गई बच्चों। यहां पर समझने वाली बात है कि सहिम वृष्टि जमी हुई वर्षा, जब वर्षा बच्चों यहां पर वर्षा द्रव के रूप में, जब द्रव के रूप में वर्षा नीचे गिर रही है तो नीचे गिरने पर धरातल के समीप आने से पहले यदि तापमान, यहां पर यदि धरातल है, यहां पर तापमान कम है, इस क्षेत्र से भी तापमान यदि कम है तो क्या होगा, वो वर्षा की बूंदे या पिघली हुई बर्फ की जमी हुई बूंदे तो यहां पर क्या होगी, बर्फ के रूप में प्राप्त होगी और कुछ हिम यहां पर प्राप्त होगा, साथ में द्रव भी प्राप्त होगा और जिसे हम कहेंगे सहिम वृष्टि। ठीक है बच्चों, वर्षा की बूंदें नीचे आई, तापमान कम होने से वो क्या हुआ, द्रव का ठोस में परिवर्तित हुआ, हिम में परिवर्तन हुआ, लेकिन समूचे नहीं हुआ और सहिम अर्थात जल और बर्फ दोनों की प्राप्ति यहां पर होती है और सामान्य रूप से हमें यह दिखाई भी देता है सहिम वृष्टि के रूप में। जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नजदीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है तब सहिम वृष्टि होती है। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती है तथा नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती है, इसके परिणाम स्वरूप वे ठोस हो जाती है तथा सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार में बर्फ के रूप में गिरती है। यही बात हमने कही, ऊपर से आ रही है द्रव के रूप में, लेकिन जमीन के जब धरातल के समीप आने पर तापमान में यदि तापमान कम हो तो क्या होगा, वहां पर सहिम वृष्टि होगी। इसके पश्चात है बच्चों, कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने पर बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिसे ओला पत्थर कहा जाता है। ठीक है, गोलाकार ठोस टुकड़ों में बदलना वर्षा के जल से ही बनती है जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती है। यह ओला पत्थर एक परत के ऊपर एक बर्फ की कई संकेंद्रीय परतों वाले होते हैं। ठीक है, अनेक परतों वाले होते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहां पर यह भी देख सकते हैं कि वर्षा की जब जल से बनती है नीचे आकर के ठंडी परतों से गुजरती है, नीचे ठंडी परतें होती है धरातल के समीप, तब जाकर के अनेक परतों के द्वारा संकेंद्रीय परतों के द्वारा इसका निर्माण होता है और यह ओला के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जो कैसे होते हैं, गोल होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है बच्चों, जो हम देखते भी हैं अनेक जगह पर ये प्राप्त भी होते हैं। केवल यहां पर ओला वृष्टि ही होती है, यहां पर जल नहीं प्राप्त होता, उस समय पर द्रव के रूप में प्राप्त नहीं होता है। ठीक है,
वर्षा के प्रकार हम देख सकते हैं बच्चों कि वर्षा के कितने प्रकार है। उत्पत्ति के आधार पर, यहां पर क्या है, उत्पत्ति के आधार पर वर्षा के 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा तथा चक्रवातीय या फ्रंटल या वाताग्रीय वर्षा। ये एक ही बात है, चक्रवातीय कह दो, फ्रंटल कह दो या वाताग्रीय कह दो। तो 3 प्रकार की वर्षा हमारे यहां पर हुई। संवहनीय वर्षा जो सामान्य रूप से मैंने बताया अभी बच्चों, वो संवहनीय वर्षा है जिसमें हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, यहां पर माना कि ये जलाशय है, तो हवा गर्म होकर के ऊपर की ओर उठी, ऊपर की ओर उठने के पश्चात वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद ये फैलती है तथा तापमान के कम होने से ठंडी होती है। जैसे कि हम जानते हैं धरातल से ऊपर उठने पर तापमान में कमी होती है। ठीक है बच्चों, तापमान में जब कमी होती है तो हवा जब जैसे ही ऊपर पहुंची तो तापमान में कमी के कारण यहां पर संघनन की प्रक्रिया होती है। हम जानते हैं संघनन की प्रक्रिया कैसे होती है, जब तापमान में कमी हो तो संघनन की प्रक्रिया होती है। और तापमान में कमी होने के पश्चात धारण करने की क्षमता, वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि वायु में वो जलवाष्प अति संतृप्त अवस्था में आ जाती है। और अति संतृप्त अवस्था में आने के पश्चात वो वहां पर वर्षण का कार्य करती है, जैसे कि हम जानते हैं। परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है। गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा वहां पर होती है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्राय होती है। और ये मुख्यतः बच्चों कहां पर होती है, विषुवतीय क्षेत्रों में होती है, जहां पर साल भर तापमान अधिक रहता है। और विशेष रूप से जो समुद्री क्षेत्र है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में भी समुद्री क्षेत्रों में यहां पर ज्यादा वर्षा होती है। दोपहर के समय जब तापमान अधिक होता है, ठीक है, गर्मियों में यह विषुवतीय क्षेत्र तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्राय होती है। यहां पर हम इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि किस प्रकार ये बच्चों किस प्रकार ऊपर की ओर ये जलवाष्प गई, यहाँ पर बादलों का निर्माण हुआ। बादलों का निर्माण होने के पश्चात संघनन की जब प्रक्रिया हो जाती है, उसके पश्चात तापमान में कमी होती है। तापमान में कमी होने के पश्चात यहाँ पर क्या होता है, वर्षण की प्रक्रिया होती है और ये वापस नीचे की ओर वर्षा के रूप में प्राप्त हमें होती है। ठीक है, इसके पश्चात दूसरी है बच्चों पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा ये किस प्रकार से होती है, ये देखो यहां पर इस चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि यह एक पर्वत है। एक तरफ जब ढाल के एक तरफ जब जलवाष्प युक्त जब राशि आती है, गर्म एवं आर्द्र वायु जब आती है तो यहां पर ये चढ़ती है। चढ़ने के पश्चात यहां पर संघनन की प्रक्रिया होती है। क्यों होती है बच्चों, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी आने पर यहां पर संघनन की प्रक्रिया के पश्चात वर्षा हो जाती है। लेकिन बच्चों यहां पर देखने वाली बात है कि जब वायु आगे बढ़ती है, जब ये वायु राशि आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के पश्चात ये नीचे की ओर उतरती है। और नीचे की ओर जब उतरती है तो इसके तापमान में वृद्धि होती है। और तापमान में वृद्धि होने के पश्चात ये क्या होगा, यहां पर संघनन नहीं होगा। दूसरा इसमें क्या है कि जिसमें जलवाष्प थी बच्चों, यहां पर जो जलवाष्प थी यह यहां पर इसने वर्षण के रूप में उसे खो दी है। जितनी भी यहां पर जलवाष्प थी वो वर्षण के रूप में इसने खो दी है। तो अब आगे बढ़ती है तो यह जलवाष्प युक्त ना होकर के शुष्क वायु के रूप में हमें यहां पर इस क्षेत्र में प्राप्त होती है। ठीक है, तो 2 कारण हुए यहां पर। एक तो यहां पर तापमान में कमी होने के कारण संघनन की प्रक्रिया हुई और आगे बढ़ने के पश्चात यहां पर तापमान में वृद्धि होगी तो संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी। साथ ही यहां पर जलवाष्प जितनी इस राशि के वायु राशि के पास जलवाष्प थी, इसने यहां इस स्थान पर खो दी। आगे चल करके यह जलवाष्प युक्त ना होकर के शुष्क वायु राशि होगी। यही कारण है बच्चों कि पृथ्वी के जिन स्थानों पर पर्वत, बच्चों ये देखने वाली बात है, दोबारा से देख लो, पृथ्वी के जिन स्थानों पर पर्वत है वहां गर्म और आर्द्र वायु राशि जो पर्वत अभिमुख होती है वहां पर ज्यादा मात्रा में वर्षा करती है। और इसके विपरीत जो क्षेत्र होते हैं, उस पर्वत के पीछे की ओर जो क्षेत्र होते हैं वहां पर वर्षा कम होती है और उसे कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश।
उस क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों? वृष्टि छाया प्रदेश। और यह पृथ्वी के लगभग सभी जगह पर देखने को मिलता है। भारत में भी बच्चों जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर अर्थात तटीय क्षेत्रों पर भारी मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, ये केरल के तट पर, ठीक है, ये इस साइड में भारी मात्रा में वर्षा होती है। लेकिन जैसे ही पश्चिमी घाट को पार किया तो उस तरफ वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में शुष्क क्षेत्र पाए जाते हैं। और वहां जैसे चाहे वो महाराष्ट्र का क्षेत्र हो, चाहे वो कर्नाटक का क्षेत्र हो, चाहे वो तेलंगाना का क्षेत्र हो बच्चों, वहां पर वृष्टि छाया प्रदेश है और इस वजह से वो शुष्क क्षेत्र होते हैं। वहां वर्षा बहुत कम प्राप्त होती है, 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वहां पर प्राप्त होती है, जबकि इन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पर्वतीय वर्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी हमें देखने को मिला। तो इसे कैसे है, जब संतृप्त वायु की सहती पर्वतीय ढाल पर आती है तब यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है तथा जैसे ही यह ऊपर की ओर उठती है यह फैलती है, तापमान गिर जाता है तथा आर्द्रता संघनित हो जाती है। और इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है कि पवन अभिमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होगी। इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती है, दूसरे ढाल पर पहुंचती है, वे नीचे की ओर उतरती है तथा उनका तापमान बढ़ जाता है, तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार प्रतिपवन ढाल सूखे तथा वर्षा विहीन रहते हैं। प्रतिपवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। ये पर्वतीय वर्षा या स्थलकृत वर्षा के नाम से जानी जाती है। इसके उदाहरण है जैसे कि भारत में पश्चिमी घाट है, रोकीज पर्वत है, दक्षिणी चिली है, कोकेसस पर्वत है। दुनिया के जिस भी क्षेत्र में इस तरीके की आर्द्र वायु यदि किसी पर्वत पर चढ़ रही है तो इसी प्रकार के क्षेत्र यहाँ पर बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी दूसरी हुई पर्वतीय वर्षा। तीसरी प्रकार है वर्षा का चक्रवातीय वर्षा या फ्रंटल वर्षा, जो कि हमने इसी पुस्तक के 10वें चैप्टर में पढ़ा था वाताग्र के रूप में। यह समशीतोष्ण क्षेत्र की वर्षा है जहां गर्म एवं ठंडी जल राशियों के संबंध से चक्रवातीय दशाएं बनती है। जैसे कि ठंडी वायु यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठंडी वायु का ये क्षेत्र, ये गर्म वायु का क्षेत्र यहाँ पर वाताग्र की दिशा बनेगी, सीमाग्र बनेंगे और तब जाकर के विभिन्न बादलों का निर्माण होगा और यहाँ पर चक्रवातीय या फ्रंटल वर्षा हमें देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने वर्षा के 3 प्रकार देखे। इसके पश्चात हम देखेंगे बच्चों संसार में वर्षा का वितरण किस प्रकार से है। आखिर में हम जानते हैं कि संसार के अलग अलग स्थानों पर वर्षा अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग तरीके से होती है और भिन्न भिन्न मात्रा में होती है। तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। एक साल में बच्चों, एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है तथा यह अलग अलग मौसमों में भी अलग अलग होती है। जैसे कि हम जानते हैं भारत में, यदि भारत में बात करें बच्चों तो साल भर, पूरे साल भर वर्षा नहीं होती। मानसून के जो महीने होते हैं उन्हीं समय में मुख्यतः वर्षा होती है। इसके अलावा कुछ मावट और तमिलनाडु में कुछ शीतकालीन वर्षा होती है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं बच्चों तो भारत में मानसूनी वर्षा जो कि साल के 3 से 4 महीने ही होती है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि वर्षा की मात्रा और उनकी समय कि किस समय वो आती है वो भी यहाँ पर देखने वाली चीज होगी। सामान्य तौर पर जब हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर तरफ जाते हैं वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। नॉर्मल सी बात है कि विषुवत बच्चों, यहाँ विषुवत जो रेखा है यहाँ से लेकर ध्रुवों की ओर, क्रमशः ध्रुवों की ओर जाने पर ये क्या होगी, यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ हम जानते हैं कि यहाँ सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। बच्चों ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत रेखा पर तापमान ज़्यादा पाया जाता है और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तापमान में कमी आती है और इस वजह से वर्षा की मात्रा भी धीरे धीरे कम होती जाती है। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। क्यों होती है बच्चों? क्योंकि तटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जल वाष्प की प्राप्ति होती है, वो जलाशयों के निकट होते हैं, इस वजह से वहाँ जल वाष्प की मात्रा अधिक होने के कारण वहाँ वर्षा अधिक होती है, बजाय के जो महाद्वीपों के आंतरिक जो हिस्से होते हैं वहाँ के।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है क्योंकि वहां पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। यह भी एक नया पॉइंट है क्योंकि स्थलीय भागों की अपेक्षा जो महासागर है या जलाशय है, जो जल राशि के जो क्षेत्र है, वहां पर ज्यादा वर्षा होती है क्योंकि लगातार वहां पर जल वाष्प की प्राप्ति होती रहती है। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों, विषुवत वृत्त से 35-40 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य, यदि हम बात करें बच्चों यहाँ पर विषुवत वृत्त से 35-40 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तर और दक्षिण दोनों स्थितियों में, उत्तर में और दक्षिण में, मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिम की ओर यह घटती जाती है। यदि मैं बात करूं बच्चों यहाँ पर इस प्रकार के, यदि कोई महाद्वीप है, कोई क्षेत्र है, तो यहाँ इन क्षेत्रों में पूर्वी तटों पर अधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में पूर्वी तटों पर अधिक वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि बच्चों इन क्षेत्रों में जो पवनें चलती है वो किस तरीके की चलती है? व्यापारिक पवन चलती है। और व्यापारिक पवनों की जो दिशा होती है वो हम सब जानते हैं, उत्तर। यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं कि इस तरीके से होती है या फिर इस तरीके से होती है। पूर्व उत्तर से या दक्षिण पूर्व से ही व्यापारिक पवनें चलती है, दोनों अपने अपने गोलार्धों के अनुसार। यहाँ पर इस तरीके से उत्तर पूर्व से और यहाँ पर दक्षिण पूर्व से दिशा से व्यापारिक पवनें चलती है। और ये जब चलती है तो महाद्वीपों या महादेशों के पूर्वी की ओर अधिक वर्षा करती है। जैसे ही ये अंदर की ओर जाती है बच्चों, जैसे ही अंदर की तरफ जाती है, यह धीरे धीरे वर्षा कम करती हुई जाती है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में विषुवत रेखा से 35 से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों ही अक्षांशों में यदि बात करें तो इनके मध्य जो क्षेत्र है वो पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिम की ओर यह घटती जाती है। यहां पर यह स्पष्ट रूप से हमें पता चलता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद यदि हम बात करें पछुआ पवनों का प्रभाव, लेकिन विषुवत वृत्त से 45 तथा 65 डिग्री के उत्तर एवं दक्षिण के मध्य, यदि हम बात करें यहां पर ये 35 डिग्री तक हो गया, लेकिन 45 से 65 ये वाला क्षेत्र बच्चों, साथ ही ये वाला क्षेत्र, यहां पर पछुआ पवनें चलती है। हम जानते हैं बच्चों इन क्षेत्रों में व्यापारिक पवनें चलती है जिसे हमने ट्रेन विंड्स कहा। और यहां पर कौन सी चलती है? पछुआ पवनें। यहां पर पछुआ पवनें चलती है। ठीक है, तो इन पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण यदि कोई यहां पर महाद्वीप है या कोई महादेश है, कोई खंड है, स्थल खंड है, तो वहां पर होने के कारण यह पश्चिम से बच्चों, यह पश्चिम से आती है। इस वजह से इसकी जो दिशा है वो किस ओर होगी? पश्चिम से आने के कारण इसे पछुआ कहते हैं। और पछुआ पवनें पश्चिम की ओर तो अच्छी वर्षा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पूर्व की ओर जाती है ये वर्षा कम करती हुई जाती है। तो यहां पर यही लिखा है कि पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है तथा यह पूर्व की तरफ घटती जाती है। जबकि व्यापारिक पवनों का मामला इससे बिल्कुल उल्टा था। वो पूर्व की ओर वर्षा करती है और पश्चिम की ओर जाती हुई जो पवनें हैं वो लगातार कम वर्षा करती हुई जाती है। ठीक है बच्चों, यहां पर हमें देखने को मिला ये इस तरीके से यहां पर चलती है और इसका दिशा बच्चों इस तरीके से होता है। ठीक है, यहां पर हम दोबारा देख लेते हैं इनकी दिशाएं किस प्रकार से होती है। इनकी दिशाएं इस प्रकार से होती है। और वहीं ये दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें हैं इनकी दिशाएं इस प्रकार से, और दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें हैं इनकी दिशाएं इस तरीके से होती है। और यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर यदि कोई महादेश या महाद्वीप है, कोई क्षेत्र है, तो यदि इन क्षेत्रों के बीच में आ रहा है बच्चों, तो वो किस प्रकार से जल प्राप्त करेगा वो देखने वाली बात है। यदि वो यहाँ पर है तो ये पछुआ पवनें यहाँ पर पश्चिम क्षेत्र में वर्षा करेगी, और पश्चिम क्षेत्र में वर्षा करने के पश्चात जब आगे जाती है पवनें तो कम वर्षा करती हुई शुष्क रूप में प्राप्त होती है। और इसका जो पूर्वी क्षेत्र है
वो शुष्क होगा, पश्चिम क्षेत्र में वर्षा होगी। लेकिन यदि ये यहाँ इन क्षेत्रों के बीच में है बच्चों, व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में होने पर ये देश या क्षेत्र पूर्व की ओर, क्योंकि पवनों की दिशा क्या है, इस तरफ है, तो पूर्व की ओर अधिक वर्षा प्राप्त करेगा, जबकि पश्चिम की ओर शुष्कता प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से ये पछुआ पवने यहां पर यदि होने पर पश्चिम की ओर, महादेश के पश्चिम की ओर वर्षा प्राप्त करेगा और पूर्व की ओर वो शुष्कता को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से हम विभिन्न पवनों का प्रभाव भी यहां पर देख सकते हैं स्थल भागों पर। ठीक है, इसके पश्चात यदि मैं बात करूं बच्चों, तो जहां भी पहाड़ तट के समानांतर है वहां वर्षा की मात्रा पवन अभिमुख तटीय मैदान में अधिक होती है, जैसे कि हमने पर्वतीय वर्षा में भी इसको देखा था। यह एक प्रतिप्रवण दिशा की तरफ गढ़ती जाती है, जबकि पीछे की ओर, जो पर्वतों के पीछे की ओर वृष्टि छाया जो प्रदेश बनते हैं वहां पर वर्षा कम होती है, यह हमने अभी देखा था। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं हम वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को निम्नलिखित रूपों में पहचाना जाता है कि किस प्रकार से कितनी वर्षा कौन से क्षेत्रों में होती है। विषुवतीय पट्टी शीतोष्ण प्रदेशों में, पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों के वायु की ढाल पर तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है, जो प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से ऊपर की होती है। तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र बच्चों, यहां पर देखने वाली क्या बात है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। विषुवतीय पट्टी अर्थात ये बिल्कुल विषुवत रेखा के समीप वाला क्षेत्र, ये विषुवतीय पट्टी। शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास, ठीक है, यहां पर हमने देखा था अभी कि किस प्रकार से पछुआ पवने और व्यापारिक पवने किस प्रकार से क्षेत्रों को प्रभावित करती है, उसी प्रभाव को यहां पर बताते हुए शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों के वायु की ढाल पर, साथ ही पर्वतों की जो वायु की ढाल है, जिसको हमने क्या कहा बच्चों, पवन अभिमुख जो क्षेत्र है, वहां पर वर्षा ज्यादा होती है। और इस पर्वत के पीछे के जो क्षेत्र होगा उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, वहां वर्षा कम होगी। भारत में भी पश्चिमी घाट में इस प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, वहां सर्वाधिक वर्षा होती है। साथ ही मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है, जो प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह हम मानचित्र में भी अभी देखेंगे। तो बच्चों, मानचित्र में देखने के पश्चात ये पता चल रहा है कि जो बिल्कुल काला है यहां 200 सेंटीमीटर से अधिक, थोड़ा सा यहां पर हल्का काला वो 100 से 200, इसे हम दूसरे इससे देख सकते हैं, ये 200 से अधिक, ये 100 से 200 के बीच में, 50 से 100 के बीच में, 25 से 50 के बीच में और 25 सेंटीमीटर से कम के जो क्षेत्र है विश्व में, वो यहाँ पर आराम से हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें देखने से पता चलता है बच्चों कि विषुवत रेखा, यह विषुवत रेखा है, यह बच्चों विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा के समीप के जो क्षेत्र है, चाहे ये वाले क्षेत्र हो, ये इंडोनेशिया, सुमात्रा, ठीक है, ये पूर्वी जो भारत के क्षेत्र है, साथ ही उससे सटे हुए जो क्षेत्र है, ये ब्राजील, अमेजन जो नदी के जो क्षेत्र है, ठीक है, ये मध्य अफ्रीका के जो क्षेत्र है, यहां पर सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है। साथ ही बच्चों, ये पर्वतीय जो क्षेत्र है, यहां पर इस क्षेत्र में, ये मध्य अमेरिका के जो क्षेत्र है, यहां पर भी भरपूर मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, इससे कम, फिर इससे कम। साथ ही हमें यह देखने को मिलता है बच्चों कि दुनिया का, विश्व का बहुत ज़्यादा जो क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा कम होती है, जैसे कि सहारा का रेगिस्तान है, रूस का क्षेत्र है, साइबेरिया का जो क्षेत्र है, साथ ही ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है, ठीक है। हम यदि बात करें कनाडा की, ग्रीनलैंड की, या उत्तरी अमेरिका के दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो वहाँ पर भी वर्षा न्यून होती है। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल है। तो इन क्षेत्रों में मध्य एशिया के जो क्षेत्र है यहाँ पर, इसके अलावा अरब क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा कम होती है। ठीक है, तो ये हमने मानचित्र के द्वारा देखा। इसके पश्चात बच्चों देखते हैं कि ऐसे क्षेत्र, अर्थात
महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है, जैसे कि मैंने बताया था कि महाद्वीपों के जो बीच में है उसमें मध्यम प्रकार की वर्षा होती है, क्योंकि तट से जैसे ही वायु आगे बढ़ती है वो अपनी आर्द्रता खो देती है और शुष्क के रूप में आगे प्रवेश करती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी एवं भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है, जैसे कि मैंने बताया था पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण। महाद्वीपों के भीतरी भाग के वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ने वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वृष्टि छाया प्रदेश है या फिर जो ऊंचे अक्षांशों का मतलब ध्रुवों के नजदीक, तो ध्रुवों के नजदीक वाले जो क्षेत्र है वहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है। वर्षा का मौसमी वितरण, इसके बाद देखते हैं बच्चों कि वर्षा का मौसमी वितरण इसकी प्रभाविता को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ क्षेत्रों जैसे विषुवतीय पट्टी तथा ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है। तो बच्चों इन क्षेत्रों में जैसे विषुवतीय पट्टी है, ठंडे समशीतोष्ण प्रदेश है, इनमें पूरे साल भर वर्षा होती है, अब वो कैसे होती है इसको देख लेते हैं कि जैसे विषुवतीय क्षेत्र है, यहाँ पर इस विषुवतीय क्षेत्र में तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने के कारण यहाँ संवहनीय वर्षा पूरे साल भर होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में पूरे साल भर तापमान अधिक होता है। साल भर तापमान अधिक होने के कारण पूरे साल भर संवहनीय वर्षा होती रहती है। दूसरा बच्चों, ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में, इसको हम अगले चैप्टर में समझेंगे कि इन क्षेत्रों में सर्दी और गर्मी दोनों ही प्रकार की ऋतुओं में वर्षा होती है। इस वजह से यह भी पूरे वर्ष भर वर्षा प्राप्त करता है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जो पूरे साल भर वर्षा प्राप्त करते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो साल के कुछ फिक्स महीनों में वर्षा प्राप्त करते हैं, जैसे कि गर्मियों में या सर्दियों में, या भारतीय जैसे क्षेत्र जो मानसून के समय वर्षा प्राप्त करते हैं। अच्छा, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं बच्चों कि जो सुबह वर्षा प्राप्त करते हैं, यहाँ पर कुछ दोपहर की वर्षा प्राप्त करते हैं। अलग अलग प्रकार के, कहीं पर कम वर्षा होती है, कहीं पर 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर और कहीं पर 400 500 और कहीं कहीं भारत के मेघालय जो राज्य हैं वहां पर चेरापूंजी और मौसिनराम जैसे स्थानों पर तो 1000 सेंटीमीटर से भी ऊपर वर्षा प्राप्त होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है बच्चों कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वर्षा हम प्राप्त करते हैं। आज के चैप्टर में बच्चों हमने वर्षा देखी, वर्षा के प्रकार देखे और विश्व में कहाँ कहाँ वर्षा का वितरण किस किस प्रकार से है इसको देखा। इस प्रकार से यह चैप्टर पूरा हुआ बच्चों। अगली क्लास में इस चैप्टर के हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद बच्चों।